शार्क टैंक इंडिया की डील को देखकर आप लोग भी यही सोचते होंगे कि ये फाउंडर तो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं करोड़ों के चेक लेकर। जब मिलेंगे ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इन सब में से सब कुछ सच नहीं होता, लेट मी एक्सप्लेन। क्या आप लोगों को पता था कि शार्क टैंक पे जितने भी चेक दिए जाते हैं वो सब फेक होते हैं और शो के बाद 50% से भी कम डील सक्सेसफुल हो पाती है। तो आज की वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कैमरा बंद होने के बाद क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा शार्क टैंक इंडिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल के रख देगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। शार्क टैंक के सीजन 1 से लेकर शार्क टैंक के सीजन 4 तक क्या आप लोगों ने कुछ फर्क महसूस किया है? अरे नहीं, मैं अश्लील ग्रोर को निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं कर रहा हूँ एडिटिंग इफेक्ट्स, ड्रामेटिक इफेक्ट्स और नॉनसेंस जोक्स की, जो आज के टाइम में हमें शार्क टैंक पर भर भर कर मिल जाएंगे। आज का जो शार्क टैंक है वो शार्क टैंक कम और रोडी ज्यादा बना दिया गया है। आपको जो टीवी पे दिखाया जा रहा है वो 10-15 मिनट की एक एडिटिंग पिच होती है, जबकि रियल लाइफ में एक पिच 45 मिनट से लेकर 2 घंटे तक चल सकती है। रिलेटेड्स के फाउंडर गणेश बालाकृष्णा ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि शार्क टैंक पर ज्यादातर पिच 45 मिनट से ज्यादा चलती है। Most pitches last more than 45 minutes on Shark Tank. और टीवी पर क्या दिखाया जाता है? 10-15 मिनट का मिर्च मसाला। असलियत में शार्क्स और फाउंडर के बीच में काफी लंबी डिटेल डिस्कशंस चलती है, जो कि हमें नहीं दिखाई जाती। अब इसमें शो की भी कोई गलती नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जिस दुनिया में लोगों का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम हो, तो क्या वो इतनी लंबी डिस्कशनों को देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि शार्क टैंक जो है एक शो है जो कि टीआरपी और ऑडियंस को एंगेज करने के लिए वर्क करता है। उनका मेन मोटिव है अपनी टीआरपी को जितना हो सके उतना ज्यादा बूस्ट करना। और एक और समझने वाली बात है कि एक फाउंडर जो होता है अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट कभी भी अपने कस्टमर को रिवील नहीं करेगा। और कस्टमर कौन है? हम, क्योंकि प्रोडक्ट तो वो हमें ही बेचेंगे ना। तो ये थी पिच वर्सेस रियलिटी। अभी रुक जाओ, वीडियो को छोड़ना मत, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएंगी। शार्क टैंक पर पिच करने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसा आने तक के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। शार्क टैंक के सीजन 1 में आस विद्यालय नाम के एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने जब शार्क टैंक पर पिच करा तो वहां पर उनको अस्नीर, नमिता और पीयूष द्वारा डील मिल जाती है। लेकिन ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के दौरान जब शार्क्स ने अपने ऑफर को रीवैल्यू करा तो फाउंडर विकास दंगी ने खुद बताया कि उनकी डील फाइनल नहीं हो पाई। और इसका साफ साफ कारण था कि शार्क्स को उनके फाइनेंस समझ में नहीं आ रहे थे। एंटरप्रेन्योर्स को शो के बाद शार्क्स के सेट कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, और अगर वो ये नहीं कर पाते तो डील कैंसिल हो जाती है। आपने शार्क टैंक पर शार्क्स और फाउंडर को वैल्यूएशन के लिए भिड़ते हुए तो देखा ही होगा। शार्क्स ये चाहते हैं कि हम कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी ले लें, जबकि फाउंडर बिल्कुल इसके अपोजिट चाहता है। उसको अपने आइडिया और फ्यूचर ग्रोथ पर इतना विश्वास होता है कि वो वैल्यूएशन को कुछ ज्यादा ही ऊंचा लगा लेता है। जनरली वैल्यूएशन डिस्प्यूट के 3 कारण होता है। पहला होता है कंट्रोल चाहिए फाउंडर को, दूसरा होता है शार्क्स का लालच, जो कि आपको पता है, तीसरा होता है ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेना शार्क टैंक इंडिया से। शार्क टैंक एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सपने और आपके नंबर्स की टक्कर होती है। अगर आप बिना किसी सॉलिड प्रूफ के अपनी वैल्यूएशन को बहुत ही ज्यादा ऊंचा रख देंगे तो भैया शार्क्स तो सीधा ही बोलेंगे आई एम आउट। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो शार्क्स होते हैं वो ज्यादातर वैल्यूएशन डिस्प्यूट में जीत जाते हैं, क्योंकि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक फाउंडर होता है, जाके वहां पे नर्वस हो जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा इक्विटी दे देता है और हार जाता है। मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी। शार्क टैंक पर आना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग हो सकती है। ओरमैक्स मीडिया के इस आर्टिकल को देखिए। इसके मुताबिक शार्क टैंक के सीजन 3 में पर एपिसोड 12.5 लाख एवरेज व्यूज गए हैं और टोटल एपिसोड कितने थे? 52। ये चीज शार्क टैंक को मोस्ट वॉच हिंदी लैंग्वेज एसवीओडी नॉन फिक्शन शो बनाती है। शार्क अमन गुप्ता का ब्रांड है बोट। वैसे तो बोट की सेल शुरू से बहुत अच्छी रही है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से, लेकिन जैसे ही अमन गुप्ता को फेम मिलता है बोट की सेल में एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। अब आप लोग कहेंगे अरे यार वो तो शार्क है, उनकी तो कंपनी बड़ी होगी ही। कोई बात नहीं, आप सिपलाइन का एग्जांपल ले लीजिए। सिपलाइन जिसकी कितनी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी अस्नीर ग्रोवर ने। भाई क्या कर रहे हैं यार तुम? तो मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया? कैसा प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में? इट्स नहीं, पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इस ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज के टाइम में सिपलाइन के फाउंडर दुबई में होटल शोज कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे अरे यार वो शो अस्नीर ग्रोवर के गुस्से की वजह से हिट हो गया था।
कोई बात नहीं, आप फ्लैट हेड्स का एग्जांपल ले लीजिए। फ्लैट हेड्स जो कंपनी बंद होने की कगार पे थी, लेकिन जैसे ही वो एपिसोड रिलीज होता है मात्र 38 घंटों में उनका सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो जाता है। अभी रिसेंट में गौरव तनेजा, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, फ्लाइंग बीस्ट के नाम से उनका चैनल है, वो शार्क टैंक पर अपने बिजनेस बीस्ट लाइफ को लेकर गए, जहां पर उन्होंने 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी की आस्क रखी। लेकिन जैसे ही शार्क्स ने उनकी सेल सुनी, सारे शार्क हैरान हो गए, क्योंकि उनकी सेल 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए थी। अब आप खुद ही सोचिए, जो इंसान 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल कर रहा है, क्या वो अपनी कंपनी का 1% भी डाइल्यूट करेगा 1 करोड़ रुपए के लिए? दैट इज मार्केटिंग। क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है कि यहां तो भी डील हो जाए, लेकिन ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस के दौरान कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों, अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर क्यों कंपनियां पागल रहती हैं शार्क टैंक में जाने के लिए। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कितने अप्लाई करते हैं और कितने सिलेक्ट हो पाते हैं? आइए जानते हैं। तो शार्क टैंक के सीजन 1 में टोटल एप्लीकेशन 62,000 रिसीव हुई थी, जिनमें से 198 बिजनेस को पिचिंग का मौका मिला और जिसमें से केवल 67 डील फाइनलाइज हुई। फिलहाल सीजन 2 और सीजन 3 का डेटा डिस्क्लोज नहीं किया गया है शो द्वारा। लेकिन दोस्तों, अगर हम वैसे भी सोचे कि शो तो पॉपुलर हो गया, तो एप्लीकेशन तो ज्यादा रिसीव हुई होंगी और सिलेक्ट भी कम ही हुए ही होंगे। तो ये चीज ये दर्शाती है कि शार्क टैंक में जाना आज के टाइम में आईआईटी क्रैक करने जितना बराबर है। एडिटिंग का असली काम क्या होता है? ड्रामा को क्रिएट करना, जिसको इनकी टीम कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेती है। अभी शार्क टैंक सीजन 4 का ट्रेलर ही देख लो, जिसमें अमन गुप्ता और कुणाल भाल की आर्ग्यूमेंट दिखाई थी, जिसमें अमन गुप्ता गुस्सा होकर उठकर चल देते हैं। कुणाल, एक चीज मैं बताता हूँ इसमें कि यू कांट देन गो इंडिविजुअल। आती है मेरे को करनी डील मेकिंग। नहीं, आपने शार्क टैंक पहली बार करा ना, डीलें मैंने बहुत की है, आपसे ज्यादा की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल भी नहीं। शार्क टैंक में डील्स को इतना ज्यादा स्मूथ दिखाया जाता है कि देखने वाला भी सोचे, वाह, ये एंटरप्रेन्योर तो बिलियनर बन गया। लेकिन रुको भाई, अभी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस बाकी है, उसमें डील कैंसिल हो जाएगी। आखिर ये शार्क्स इतना सारा पैसा लाते कहाँ से हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हम माना कि इन्होंने $1 बिलियन कंपनीज बना रखी है, लेकिन वो तो लॉस में चल रही है ना। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। एक एंटरप्रेन्योर के अर्निंग के क्या सोर्स होते हैं? प्रॉफिट, सैलरी, शेयर। अब प्रॉफिटेबल तो इनकी कंपनी है नहीं, सैलरी ये लोग लेते नहीं क्योंकि इनको देना पड़ता है गवर्नमेंट को भारी टैक्स, और शेयर चलो थोड़े बहुत बेच भी दिए। लेकिन कोई भी फाउंडर ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी कंपनी से अपना पूरा कंट्रोल लूज कर दे। ऑल्दो इस टॉपिक की बात किसी और वीडियो में हो सकती है, तो इसको कभी और मेंशन करेंगे। अब आप ये समझिए कि आखिर शार्क कहाँ से इतना सारा पैसा ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब इनकी कंपनीज खुद ही लॉस में चल रही है। तो इनका नंबर 1 सोर्स होता है पर्सनल वेल्थ। शार्क्स अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा इन्होंने कंपनी के शेयर सेल करके या फिर प्रॉफिट लेके कमाया होगा, और इसी पैसे को ये आगे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। कई शार्क जैसे अश्नील ग्रोवर अपना वीसी फंड भी ओन करते हैं। अब ये वीसी फंड क्या होता है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज रवि नाम का लड़का है। अब रवि के पास 1 करोड़ रुपए है, जिनको वो किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। या तो पैसा बहुत ही ज्यादा हो जाएगा या फिर 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो इस पैसे को किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की बजाय वीसी फंड में इन्वेस्ट करेगा। और वीसी फंड इस पैसे का क्या करेगा तो वो भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट, लेकिन वो बहुत मल्टीपल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा, जिससे रिस्क कम हो जाएगा। और जब वीसी फंड इस पैसे पे रिटर्न कमा लेगा, तो वो इस रिटर्न का कुछ % ऑफ प्रॉफिट अपने पास रख लेगा और बाकी बचा हुआ रवि को दे देगा। तो ऐसे एक वीसी फंड पैसा कमाता है। अभी इन्वेस्टमेंट का चक्कर ऐसे ही चलता रहता है और मनी फ्लो होता रहता है। शार्क दूसरे फाउंडरों को तो ज्ञान देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, लेकिन खुद की कंपनी की बैंड बजी पड़ी है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इतनी सारी नॉलेज है इन लोगों के पास, पैसा भी इतना सारा है, लेकिन फिर भी इनकी कंपनी लॉस में क्यों है? क्योंकि इनको प्रॉफिट से फर्क ही नहीं पड़ता। इनको केवल और केवल फर्क पड़ता है कंपनी की वैल्यूएशन से। और वो कैसे बढ़ेगी? जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। काफी लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। रेवेन्यू होता है कंपनी की सेल और प्रॉफिट होता है बिजनेस के सारे खर्चे निकालने के बाद हाथ में बचने वाला पैसा, उसे प्रॉफिट कहते हैं। आज के स्टार्टअप कल्चर में प्रॉफिट की तो कोई अहमियत रह ही नहीं गई। हर फाउंडर वैल्यूएशन के पीछे भाग रहा है। बोट, लेंसकार्ट, शुगर कॉस्मेटिक, ये कंपनियां बड़ी तो हैं लेकिन लॉस में। और वहीं पर ज़ेरोदा, फोन पे, बुक माई शो, ये कंपनी बड़ी भी है और प्रॉफिट में भी है। लेकिन क्या केवल एक फाउंडर को दोषी ठहराना ठीक रहेगा अगर एक कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही? मेरा मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना। अगर एक कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो और लॉस बना रही है, तो ऐसे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियो है और ये भी आपको जरूर हेल्प करेगी। और हाँ,
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूं, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि मैं इन्फ्लुएंसर और शार्क जो आज के टाइम में युद्ध चल रहा है इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एक वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, मिनिमम इस पे 10 के व्यूज करा दीजिए प्लीज। और हाँ, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।